दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग आज देखेंगे पॉलिटी में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य पर आधारित प्रश्न। यह क्लास यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, एसएससी सीजीएल, पीजीटी, टीजीटी, यूपी पेट, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें पॉलिटी का ये टॉपिक आता है, सभी एग्जाम्स के लिए क्लासेस बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? ऑप्शन फर्स्ट है सेकंड भाग, थर्ड भाग, फोर्थ भाग, फिफ्थ भाग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड, भाग तीसरे में संविधान के मूल अधिकारों की या मौलिक अधिकारों की चर्चा है। देखिए, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जैसे सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन जीवन व्यापन करते हैं, अर्थात रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 2 नंबर, जो कि सीडीएस 2004 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए क्या है, भारत के संविधान का भाग, जो भाग तीसरा है, संबंध है, अर्थात किससे संबंधित है यह? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से या नागरिकता से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। जो संविधान का तीसरा भाग है दोस्तों, वह मूल अधिकारों से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 3 नंबर, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान के 3 प्रमुख भाग हैं। भाग तीसरे में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और मौलिक अधिकार जो हैं वह अमेरिका संविधान के बिल ऑफ राइट से लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से भारत के लिए क्या लिए गए हैं? मूल अधिकार लिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 4 नंबर है, जो कि बीपीएससी 1994 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए क्या है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में कितने? 6 ही बचे हैं और संविधान के तीसरे भाग में ये सन्निहित है और जो अनुच्छेद है इनका वह 12 से 35 तक है। अगला प्रश्न आपके सामने 5 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? फर्स्ट भाग को, सेकेंड को, थर्ड को या फोर्थ को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो संविधान का तीसरा भाग है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सर्वाधिक आलोकित कहा है। देखिए दोस्तों, ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जैसे सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है 6 नंबर, मूल अधिकार मूल कहलाते क्योंकि वह न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, सरलता से संशोधनीय नहीं है।
या फोर्थ ऑप्शन है मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन फोर हो जाएगा, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में हैं और दोस्तों ये सभी के लिए क्या है? समानता का, शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन करने के लिए हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक में ये वर्णित हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत संविधान के भाग तीसरे में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? 21, 22, 23 और 24। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 24। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और इसके बारे में बताते हैं आपको। भारत संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के वर्णन किया गया है। मूल भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। अतः वर्तमान में मूल अधिकारों की जो संख्या है वह कितनी है? 6 है। अगर आपसे पूछा जाए किस संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वह संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था 1978 में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 6, 7, 4, 5। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकेंड, 7। कितने दिए गए थे? 7। देखिए ये किस भाग में है? भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 है। और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये हटाए गए थे? तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में जो संपत्ति का अधिकार होता है उसको हटा दिया गया था। उसके बाद से जो अपने मूल अधिकार बचे हैं उनकी संख्या 6 है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 9 नंबर है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6, 7, 8, 9। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 6 नंबर। क्या हो जाएगा? 6 है इस टाइम संख्या। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 10, जो कि एसएससी 2002 में आया हुआ है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा थे, अर्थात ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। देखिए भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं, परंतु इसके निर्माण के समय कुल समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे। इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। दोस्तों अनुच्छेद आज भी 395 हैं, 395, बट उनके कुछ सब पार्ट्स अर्थात उसके उप विभाग बनाए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आपके सामने 11 नंबर है। देखिए क्या है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, मूल अधिकार। क्या हो जाएगा? मूल अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह संविधान के तीसरे भाग में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है। और बात करें, देखिए यह 36 से, और उसकी मूल कर्तव्यों की बात करें तो वे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो 36 से 51 तक हैं, और 51 का में जो दिए गए हैं वह मूल कर्तव्य हैं। भाग 4 का या अनुच्छेद 51 का में जो हैं वह नागरिकों के मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 12 नंबर, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किसको है? उच्चतम न्यायालय पर,
उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, उपर्युक्त दोनों पर, अर्थात उच्चतम न्यायालय में भी और उच्च न्यायालय में भी। भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के वर्णन किया गया है, जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने का अधिकार उच्च और उच्चतम न्यायालय का होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपने सामने 13 नंबर है। आरआरबी 2004 मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, अर्थात ऑप्शन थर्ड। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर उसके द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, परंतु 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 व 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। इस बात को आप लोग जरूर याद रखें। अब अगला प्रश्न आपके सामने 14 नंबर है। आरआरबी जी में 2006 में यह प्रश्न आया हुआ है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से निम्न को प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को या इनमें से किसी को नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात सुप्रीम कोर्ट को है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो अपने मौलिक अधिकार हैं, ये संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 36 हैं और दोस्तों ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। जब भी इनका उल्लंघन होता है, इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 15 नंबर है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हैं उनमें अगर कुछ परिवर्तन करना हो, कुछ जोड़ना हो तो कौन करेगा? तो यह कार्य करेगा संसद। कौन? दोस्तों संसद कार्य करेगा, जो अनुच्छेद 79 में प्रदर्शित है। अनुच्छेद आर्टिकल 79 में पूरी इंफॉर्मेशन है संसद के बारे में। देखिए, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से किया जा सकता है। दोनों सदनों का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, बशर्ते वो परिवर्तन संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध ना हो, वरना भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसे खारिज कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 16 नंबर, जो कि एसएससी 1999 में आया हुआ प्रश्न है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ऑप्शन फर्स्ट है निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सेकंड है निलंबित किया जा सकता है और ऑप्शन थर्ड है किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, निलंबित किया जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर उसके द्वारा अनुच्छेद 359 अर्थात 359 के तहत सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, सेकेंड ऑप्शन है राज्यों के परस्पर विवाद, थर्ड ऑप्शन है मूल अधिकार का परिवर्तन और फोर्थ ऑप्शन है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मूल अधिकार का परिवर्तन। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश,
निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा पर आदेश रिट जारी करने का अधिकार दिया जाता है। देखिए 5 प्रकार की रिट होती हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 18 नंबर, एसएससी 2013 में आया हुआ है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, न्यायपालिका। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट को जाता है। अब आपके सामने प्रश्न है 19 नंबर, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत? 352 के तहत, जब राष्ट्रीय आपात घोषित हो। अब आपके सामने प्रश्न 20 नंबर, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को, इनमें से किसी को नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद को। क्या हो जाएगा? संसद को। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में है और संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से किया जा सकता है, बशर्ते वो परिवर्तन संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध न हो, वरना भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसे खारिज कर देगा। अब आपके सामने प्रश्न 21 नंबर, देखिए क्या है, जो कि आरआरबी एसएम 2003 में आया हुआ है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। जो मौलिक अधिकार हैं उनका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना। सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। थर्ड ऑप्शन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। और फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जैसे सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। अब प्रश्न आपके सामने 22 नंबर है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति है राष्ट्रपति, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम व उच्च न्यायालय को। तो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति है किसमें? उच्चतम व उच्च न्यायालय में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 23। देखिए क्या है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, राष्ट्रपति। वो भी अनुच्छेद 352 के तहत, जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो तो अनुच्छेद 359 के तहत सारे के सारे जो वो है मौलिक अधिकार वो निलंबित किए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 24 नंबर है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कुछ वक्तव्य दिए गए, कुछ सेंटेंस दिए गए और आपको बताना है। फर्स्ट है यह राजकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। सेकंड है यह संविधान के भाग तीसरे में सूचित है। और तीसरा जो वाक्य है यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा यह यूएसए में अधिकारों के बिल की बात नहीं है। अब नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है 1 और 2 सही है, ऑप्शन दूसरा है 2 और 3 सही है, और तीसरा है 1, 2, 3 सही है, और चौथा है 2, 3, 4 सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 1 और 2 सही है। देखिए कैसे, यह राज्य की कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग तीसरे में है। तो दोनों के दोनों दोस्तों सही हो जाएंगे।
अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने 25 नंबर है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 5 से 9, अनुच्छेद 9 से 13, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 17 से 21। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 14 से 18। देखिए, समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेखनीय है। यह अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समानता के अधिकार से तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी लिंग, वर्ण, जाति, वंश, क्षेत्र का हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, घूमने फिरने, नौकरी पाने, कोई भी कार्य करने, कोई भी व्यवसाय करने का समान अवसर पाने का समान अधिकार प्राप्त है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 26 नंबर, जो कि दोस्तों यूपीपीसीएस 1999 में आया हुआ है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 14। देखिए, अनुच्छेद 14 के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान विधि यानी कानून बनाने का नियम है। इसलिए भारतीय राज्य की यह संवैधानिक बाध्यता है कि वे सभी व्यक्तियों को, जिसमें नागरिक और गैर नागरिक सभी शामिल हैं, सभी के लिए एक समान नियम बनाए, जब तक कि विभेदीकृत कानून बनाने का कोई युक्तियुक्त या तर्कसंगत मकसद ना हो। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है 27 नंबर, जो कि यूपी पीसीएस 2001 में आया हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 व 15, अनुच्छेद 14, 15 व 16, अनुच्छेद 14 व 16। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हो जाएगा आर्टिकल्स 14, 15 और 16। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं इसी सीरीज को। अगला प्रश्न आपके सामने 28 नंबर है, जो CGPSC 2009 में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान विधि यानी कानून बनाने का नियम है। इसलिए भारतीय राज्य की यह संवैधानिक बाध्यता है कि सभी व्यक्तियों को, जिसमें नागरिक और गैर नागरिक सभी शामिल हैं, सभी के लिए एक समान नियम बनाए, जब तक विभेदीकृत कानून बनाने का कोई युक्तियुक्त या तर्कसंगत मकसद ना हो। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, जो कि यूटीटी पीसीएस 2005 में आया हुआ है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। किसमें अस्पृश्यता की चर्चा है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 17। स्वतंत्रता के बाद नए भारत का जन्म हुआ तो अपनाए गए संविधान ने मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत की परंपरा का उन्मूलन किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर, यूपी पीसीएस 1994। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकेंड, अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब आपके सामने प्रश्न है 31। देखिए क्या है दोस्तों, ये आरआरबी एएसएम 2005 में आया हुआ है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता,
सामाजिक समानता या उपयुक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात धार्मिक समानता भी, आर्थिक समानता भी और सामाजिक समानता भी। देखिए दोस्तों, समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेखनीय है। यह अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। समानता के अधिकार से तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी लिंग, वर्ण, जाति, वंश, क्षेत्र का हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, घूमने फिरने, नौकरी पाने, कोई भी कार्य करने, कोई भी व्यवसाय करने का समान अवसर पाने का समान अधिकार प्राप्त है। अब आपके सामने प्रश्न है 32 नंबर। संविधान की किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 23। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकेंड, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 33 नंबर है। देखिए क्या है। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सिविल अधिकार अधिनियम, सेकंड ऑप्शन है नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, थर्ड ऑप्शन है नागरिक संरक्षण अधिनियम, फोर्थ ऑप्शन है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने तथा अस्पृश्यता से या उससे संबंधित मामलों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार के निरुयोगिता को दंडित करने के उद्देश्य से 1995 में अस्पृश्यता अधिनियम क्या आया था? 1995 में अस्पृश्यता अधिनियम 1995 बनाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 34 है, जो कि दोस्तों IAS 1995 में आया हुआ है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है धर्म के स्वतंत्र के अधिकार पर, सेकंड ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार पर, थर्ड ऑप्शन है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, फोर्थ ऑप्शन है समता का अधिकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका समता का अधिकार। क्या हो जाएगा दोस्तों? समता का अधिकार। स्पेशली इसमें अनुच्छेद 15 में ये चीज़ें बताई गई हैं। देखिए दोस्तों, समानता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेखनीय है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी लिंग, वर्ण, जाति, वंश या क्षेत्र का हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, घूमने फिरने, नौकरी पाने, कोई भी कार्य करने, कोई भी व्यवसाय करने का समान अवसर पाने का अधिकार है। अब आगे बढ़ेंगे तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समता का अधिकार, जैसा कि मैंने फोर्थ में टिक किया है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अपने पास 35, जो कि यूपीपीसीएस 2000 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19। तो करेक्ट हो जाएगा। बात हो रही समता की और 19 जो है ये थोड़ा सा अलग है। आर्टिकल्स कौन सा है? आर्टिकल्स जो 19 नंबर है वो दोस्तों अलग हो जाएगा। ठीक है, 19 जो आर्टिकल्स है वो इससे अलग है। देखिए, जो आर्टिकल्स 19 है उसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जिसके तहत वह किसी भी तरह के विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान को स्वतंत्र होगा। अगला प्रश्न आपके सामने 36 नंबर है,
जो कि यूपीपीसीएस 1999 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? फर्स्ट ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, और जो सेकंड ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, और ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। फोर्थ ऑप्शन ए, बी व सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ए बी व सी को सभी को मिलाकर पढ़ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक बार और देख लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने 37 है, जो कि दोस्तों यूपीपीसीएस 1997 में आया हुआ है। चेन्नई राज्य बनाम चंबकम दो राय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ ऑप्शन विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मद्रास प्रेसिडेंसी में 1927 में एक जीओ पास किया गया था, जिसके द्वारा सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में पिछड़ी जातियों को आरक्षण प्रदान किया गया था। भारत का संविधान लागू होने के बाद स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम, क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, चंपकम और दो राय राजन के केस में एक ब्राह्मण महिला ने मद्रास प्रेसिडेंसी के इस शासनादेश को चुनौती दी और कहा कि इस प्रावधान से भारत के संविधान अनुच्छेद 16 के भाग 2 के तहत प्रदान किए गए उसके समता के अधिकार का उल्लंघन होता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने आरक्षण के इस प्रावधान को अनुच्छेद 16(2) के तहत समता के अधिकार का उल्लंघन माना और मद्रास प्रेसिडेंसी के उक्त प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी मद्रास उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को बरकरार रखा। अब आपके सामने प्रश्न है 38, जो कि आईएएस 1994 में आया हुआ है। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र है, अर्थात समाचार पत्रों की चर्चा किस अनुच्छेद में हो सकती है अच्छे से? फर्स्ट ऑप्शन संविधान के अनुच्छेद 19(1) में या का में विशेष रूप से। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के का में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र में निहित है। थर्ड ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 361 का के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है। फोर्थ ऑप्शन है देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से उपबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में मौलिक अधिकारों के तहत नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रावधान किया गया है। बोलने की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक सरकार के लिए कवच है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सही तरीके से लागू करने के लिए इस तरह की स्वतंत्रता बेहद जरूरी है। यह सिर्फ नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को ही नहीं, बल्कि देश की एकता और एकरूपता को भी बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न आपके सामने 39 है, जो कि यूपीपीसीएस 2003 में आया हुआ है। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किस में चर्चा है? 19(1) के आ में, 19(2) के बा में, 19(1) के सा में, 19(1) के दा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 19(1) के आ में वर्णित है। देखिए, अनुच्छेद 19(1) के आ में प्रत्येक भारतीय नागरिक तथा अव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। हालांकि इसमें प्रेस की आज़ादी का विशेष रूप से उल्लेख नहीं है, किंतु यह निर्णय दिया गया है कि यह अधिकार भाषण तथा अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। प्रेस की आज़ादी सामाजिक तथा राजनीतिक
समागम का मर्म है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 40 नंबर। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? 10, 8, 6 और 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 6। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। पहले कितनी थी? 7 तरह की स्वतंत्रता थी, अब हो गई 6 तरह की स्वतंत्रता। देखिए 19A में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। 19A के दोस्तों 7 भाग हैं, वो हम आपको सुनाते हैं। ए में है बोलने की स्वतंत्रता, बी में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं भी देश में आप जा सकते हैं, ई में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, एफ संपत्ति का अधिकार जो कि अब हटा दिया गया है, और अब देखिए जी में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। नोट प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही है। ध्यान रखिएगा, जो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है वह भी दोस्तों किसमें है? वह ए में ही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है 41। क्या है? देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? यह चीज आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके सामने 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 30। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 19 से 22 में प्रदर्शित है। देखिए, भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार राइट टू फ्रीडम का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में अनुच्छेद 19 सबसे अधिक जरूरी है। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी और इनमें छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई थी सन 1978 में। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपके सामने 42 नंबर है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, केवल भारतीय नागरिकों को, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, केवल भारतीय नागरिकों को। जिनको भारत की नागरिकता मिली हुई है उन्हीं को ये अधिकार दोस्तों प्राप्त होते हैं। भारत का संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है। इसके एक और प्रावधान के अंतर्गत 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता भारत के नागरिक थे। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये देखिए, भारत के निवासियों को भी भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों के साथ, बट उसके साथ कंडीशन भी लागू है, उस पर जरूर आप याद रखें। अगला प्रश्न आपके सामने 43 है। देखिए क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, फोर्थ ऑप्शन कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है
इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है 44, जो कि दोस्तों बीपीएससी 2005 में आया हुआ है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 19, अर्थात जो अनुच्छेद 19 का ए पार्ट है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 ए में ही है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 के तहत मिली बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी से लिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 45 है। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में अनुच्छेद 19 सबसे अधिक जरूरी है। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी और इसमें छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता उसे 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई थी सन 1978 में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 46 है एसएससी 1999 में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? फर्स्ट ऑप्शन है नियमों के समान संरक्षण, सेकेंड ऑप्शन है भाषण स्वतंत्र, थर्ड ऑप्शन है संघ निर्माण की स्वतंत्रता, फोर्थ ऑप्शन कार और सामग्री सुरक्षा। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा भाषण स्वतंत्र, अर्थात भाषण देने की स्वतंत्रता है। देखिए दोस्तों, किसी भी सूचना या विचार को बोलकर, लिखकर या किसी अन्य रूप में बिना किसी रोक टोक के अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाती है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा जिसके तहत वह किसी भी तरह के विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान को स्वतंत्र होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 47 है जो कि आरआरबी 2003 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हड़ताल पर जाने का अधिकार कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनको आप समझ लें। पहले समता का या समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समता या समानता का अधिकार दोस्तों 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। दोस्तों, जो आपका धर्म है उसके प्रति जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह 25 से 28 तक अनुच्छेद में है। अब संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है अनुच्छेद 29-30 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 में है और संवैधानिक जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसी को दोस्तों क्या कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? यह बात आपको बतानी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, आत्मा कहा है या क्या कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 48 है। ये यूपी पीसीएस 1997 में आया हुआ प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, 19, 21 इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा? 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यह 21 है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मेनका गांधी मामले में सुनवाई करते हुए विदेश गमन के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत ही सुनिश्चित कर दिया गया था। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 व्यक्तियों को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 49 नंबर। इसमें क्या है दोस्तों, कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, उन पर ध्यान देना है। किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि फर्स्ट वक्तव्य है इसमें वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा वक्तव्य है इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा जो वक्तव्य है, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं है। अब आपको ऑप्शन देखना है, 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, 1, 2, 3 सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट देखिए, इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा, ठीक है। सेकंड है इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। थर्ड है राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 50 नंबर है। देखिए क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? 3 चीजें दी गई हैं, 3 सेंटेंस है। फर्स्ट है आवास का अधिकार, सेकंड है विदेश यात्रा का अधिकार, थर्ड है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, 1, 3 सही है, 1, 2, 3 सही। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। देखिए दोस्तों, आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, तीनों के तीनों सही दोस्तों हैं। अब आपके सामने प्रश्न है 41। देखिए क्या है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, सेकंड ऑप्शन है संघ बनाने की स्वतंत्रता, थर्ड ऑप्शन है भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों, अपना क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। समता या समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है 23 से 24 अनुच्छेद में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है दोस्तों, वह 29 और 30 अनुच्छेद में है। संवैधानिक अधिकार या उपचार अनुच्छेद 32, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। अब अगला प्रश्न आपके सामने जो है वह है 52। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, अनुच्छेद 23 से 24। दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार, बेकार और सभी प्रकार के बाल श्रम को निषेध करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बाल श्रम आदि पर निषेध, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे स्थानों पर
नियुक्त नहीं किया जा सकता था। यह निषेध किसी भी प्रकार के जोखिम युक्त कार्यों के लिए है तथा संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, जिसको यूएन कहते हैं, के सिद्धांतों के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 53 है, जो कि यूपी पीसीएस 2004 में आया हुआ प्रश्न है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 24। क्या हो जाएगा दोस्तों? जो आर्टिकल्स 24 है, देखिए जो अनुच्छेद 24 है इसमें क्या है? कारखानों में बाल श्रम आदि पर निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे स्थानों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह निषेध किसी भी प्रकार के जोखिम युक्त के लिए है और किसके सिद्धांतों पर आधारित है? संयुक्त राष्ट्र या इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन, शॉर्ट में यूएन भी कहते हैं। अब आपके सामने प्रश्न 54। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? 14 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 14 वर्ष से कम। देखिए अनुच्छेद 24 के अनुसार, अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 के अनुसार कारखानों में बाल श्रम पर निषेध। 14 वर्ष से कोई भी कम बच्चा किसी भी कारखाने या अन्य जोखिम भरे स्थान पर काम नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 55 है, एसएससी 2001 में पूछा गया है। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम 12 वर्ष हो, 14 वर्ष हो, 18 वर्ष हो या 20 वर्ष हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 14 वर्ष हो। क्या हो? 14 वर्ष हो, इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 56 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। ऑप्शन फर्स्ट 12 घंटे के अंदर, सेकंड ऑप्शन 24 घंटे के अंदर, थर्ड ऑप्शन 48 घंटे के अंदर, फोर्थ ऑप्शन 72 घंटे के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 24 घंटे के अंदर। देखिए पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करती है तो यह न सिर्फ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 में दिए गए मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है। सीआरपीसी की धारा 57 के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं ले सकती। अगर पुलिस किसी को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखना चाहती है तो उसको सीआरपीसी की धारा 56 के तहत मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी होगी और मजिस्ट्रेट इस संबंध में इजाज़त देने का कारण भी बताएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपने सामने 57। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात ऑप्शन सेकंड। देखिए आर्टिकल्स 24 में सीधा बताया गया है कि कारखानों में बाल श्रम आदि पर निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे स्थानों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न 58 है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 17। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 20 अपराधी के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहली बात, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरी बात,
अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तीसरी बात, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 20 में चर्चा है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 59 है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन फर्स्ट है गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार। सेकंड ऑप्शन अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार। थर्ड ऑप्शन है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। और फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी का अधिकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का अधिकार। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी का अधिकार। देखिए, गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जाने का अधिकार भी है, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाने का भी अधिकार है, बचाव का भी अधिकार है, और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का भी अधिकार है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 60 नंबर है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में है। किसमें? 25 से 28 में है। अब इसमें आप समझ लो, सबसे पहले 25 नंबर, आप सबसे पहले आर्टिकल्स 25 को समझें। व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 27 में राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी ये किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में खर्च करना सुनिश्चित या निश्चित किया गया हो। अनुच्छेद 28 में राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण को देख सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है 61, जो कि यूपी पीसीएस 1996 में आया हुआ प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, या अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से? तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, धर्म की स्वतंत्रता से। देखिए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन क्लियर है? यह है 25 नंबर। देखिए 25 नंबर में क्या है? अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अब अपने पास प्रश्न है 62। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है 4 बातें हैं, इनको देखनी है। पहली बात है धर्म प्रचार करने का अधिकार। दूसरी बात है सिक्कों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार। तीसरी बात है राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। और चौथी बात है धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो 1 2 3 तीनों सही है, 2 3 4 सही है, 3 4 सही, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 1 2 3 सही है, अर्थात धर्म प्रचार करने का अधिकार। तीसरी बात है सिक्कों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार। तीसरी बात राज्यों का समाज सुधारक विधि का अधिकार। अब आगे बढ़ते हैं। अपना जो प्रश्न है वह है 63। क्या है? 63, जो कि देखिए किस में आया हुआ है? जेपीएससी में आया हुआ है। बढ़ते हैं आगे। संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा सिक्कों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न है आपके सामने 64। देखिए क्या है। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था, उत्तर निम्न कूटों में से चुने। केवल तीन, दो तीन, एक तीन और एक दो तीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, एक दो तीन। देखिए, स्वास्थ्य पर भी, सदाचार भी और लोक व्यवस्था पर, सभी पर संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर क्या कर सकता है? राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे जो कि आपके समक्ष है 65 नंबर। देखिए क्या है दोस्तों, 65 नंबर। 65 है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 29 व 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 38 व 39। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वह हो जाएगा अनुच्छेद 29 व 30। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29 व 3। भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 और 30 में विशेष अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में दिया गया है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का वर्गों का अधिकार इसमें दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 66 नंबर है जो कि यूपी पीसीएस 1997 में आया हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार जो अधिकार है उसे प्रदान करता है या उसके संरक्षण को प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 30। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, आर्टिकल 30। देखिए दोस्तों, जो आर्टिकल 30 है उसमें इस चीज की चर्चा की गई है दोस्तों। देखिए, बताया गया है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, इसके द्वारा अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने तथा उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यदि राज्य किसी अल्पसंख्यक आयोग की शिक्षा संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो उस संस्था के लिए एक निश्चित मुआवजे की व्यवस्था करनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 67 है जो कि आरआरबी टीसी 2005 में आया हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25 और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 25। देखिए, अनुच्छेद 25 में फिर आपको हम बता दें, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न आपके सामने 68 नंबर है जो कि एसएससी 2002 में पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 एकदम क्लियर है। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन होने पर इसकी रक्षा उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट, व उच्च न्यायालय, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं। इन अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 व उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जाया जा सकता है। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न आपके सामने 69 है जो कि एसएससी 2001, 11, आरआरबी टीसी 2005 में आया हुआ है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसकी चर्चा दोस्तों 32 में दी गई है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंदर 5 प्रकार के प्रावधान हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, परमादेश। तीसरा, निषेध या निषेधाज्ञा। चौथा क्या? अधिकार परीक्षा। पांचवा, उत्प्रेषण रिट। देखिए, 5 है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा कह सकते हो या निषेध कह सकते हो। चौथा है अधिकार परीक्षा भी कह सकते हैं। और पांचवा है उत्प्रेषण रिट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने 70 नंबर है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है? आपात की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, उपर्युक्त सभी परिस्थिति में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अर्थात आपात की स्थिति घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में भी, और जब सैनिक विधि लागू हो, सभी ये किए जा सकते हैं। दोस्तों, यह सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। यह फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट सेट है। फटाफट आपको सेकंड सीरीज भी मिलेगी। फटाफट इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।